गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाइन। यहाँ हमारे स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चैप्टर, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट का लास्ट पार्ट है। और इसमें हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कैपेसिटेंस स्टार्ट होता है तो उसके लिए हमने जो हमारी पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा है और हमने पहले भी पढ़ा है कि टू टाइप्स के मटेरियल्स हम जनरली पढ़ते हैं। पहला होता है कंडक्टर और सेकंड होता है नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। ओके, तो हमने टू टाइप्स के मटेरियल्स देखे हैं, कंडक्टर्स एंड सेकंड वन इज इंसुलेटर, चालक और कुचालक। ओके, अब इन दोनों टाइप्स के बारे में आपको पता है कि जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, वो तो होता है कंडक्टर, और जिसमें फ्लो नहीं होता है वो होता है हमारा इंसुलेटर। अब इसी से रिलेटेड आगे हमारा जो टॉपिक है जिसे हमें कैपेसिटेंस के लिए हम देख रहे हैं, उसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी कहते हैं, मटेरियल भी कहते हैं। ओके, इसको हम हिंदी में कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। अब ये डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं? डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मेनली होते हैं हमारे इंसुलेटर्स। जनरली ये होते हैं इंसुलेटर्स, मतलब खुद तो इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं वो खुद तो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इफेक्ट कर देते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को जनरली ये इंक्रीज कर देते हैं। अब ये कैसे होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी आपने देखी है कि खुद तो इंसुलेटर होते हैं, खुद में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, लेकिन अगर किसी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बीच में हमने यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है ना, परावैद्युत पदार्थ की परत रख दी है बीच में, तो वो क्या करेगा, उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो जनरली जो हमारे डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, जिनको हम जानते हैं, जैसे पेपर है या वैक्स है, मोम है ना, वैक्स है, मोम या फिर पेपर है। और इसी तरीके से और भी जो सब्सटेंस है जो कैसे हैं, इंसुलेटर्स हैं, इन्हें हम जनरली कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। अब ये डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टी है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने की, वो डिपेंड करती है इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, है ना, कि इनका स्ट्रक्चर या इनकी संरचना कैसी है। तो संरचना के बेसिस पे हम इनको दो टाइप्स में बांटते हैं। पहला हम इनको बांटते हैं फर्स्ट पोलर, और सेकेंड होता है नॉन पोलर, है ना, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ठीक है, अब ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में हम पढ़ते हैं। कि ध्रुवीय कौन से क्या होते हैं और अध्रुवीय सब्सटेंसेस। तो हम देख रहे थे टू टाइप्स के डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, परावैद्युत दो तरीके के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ओके, अब जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो ऐसे वो होते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स, जैसे हमने डाइपोल पढ़ा था, है ना। डाइपोल का मतलब क्या था, दो पोल होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्ट होता है, जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डाइपोल। उसी तरीके से पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का भी मीन यही है कि जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी, जैसे हम HCl ले लें या फिर H2O ले लें, इनका इंटरनली स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि जैसे हम जनरली जानते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके बाहर जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, अलग अलग कक्षाएं होती है, उनमें चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से होता है। लेकिन जो हमारा पोलर जो डाइइलेक्ट्रिक्स होता है उनमें एक सिचुएशन आ जाती है कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है वो उस मॉलिक्यूल के अंदर ही रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाता है और नेगेटिव पार्ट अलग हो जाता है। ऐसे ही अलग नहीं होते हैं, लेकिन इनकी सिचुएशन इस तरीके से हो जाती है कि एक साइड पॉजिटिव हो जाता है और एक साइड नेगेटिव हो जाता है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना। पुनर्वितरण इस तरीके का होता है कि हमारा जो डाइइलेक्ट्रिक है वो हमें किस तरीके का नजर आए,
ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाए, मतलब इसमें दो पोल बन जाएगा। पोल कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसे हम कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि जनरली जो जिस सिचुएशन में हमारा जो मॉलिक्यूल होता है उसी तरीके से होता है, मतलब इसमें कोई भी पोल नहीं होता। नॉन पोलर इसमें मतलब कोई भी पोल नहीं होता, और पोलर जिसमें हमारे पास टू पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये देखते हैं कि अगर इन डाइलेक्ट्रिक्स को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बात कर रहे हैं इस पोलर डाइलेक्ट्रिक की, है ना, तो एक पूरा हमने सब्सटेंस ले लिया और जैसे ये लिया, तो यहां पर हम नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उस कंडीशन में ये रैंडमली अरेंज होते हैं, मतलब यादृच्छिक रूप से किसी भी फॉर्म में, उल्टे सीधे, सारे जो हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है ना, वो अरेंज होते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी डायरेक्शन में, रैंडमली ये अपनी इच्छा अनुसार रहते हैं। जैसे कोई घर है, घर में हम किसी भी तरीके से रह रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी और जगह जाते हैं, चलो स्कूल में भी जाते हैं, तो हम एक रो में चलते हैं, पूरा डिसिप्लिन से रहते हैं, तो जैसे उसी तरीके से इस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो ये सारे कैसे हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं। कैसे डिसिप्लिन हो जाते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया E इन दिस डायरेक्शन, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जितने भी हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है वो अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं पोलराइजेशन। ओके, तो ये सारे के सारे कैसे हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं और एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही ये सारे संरेखित हो जाते हैं। और ये व्यवस्था हमारी कहलाती है पोलराइजेशन, जो कि किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो हमने देखा कि सब्सटेंस कैसे था, इंसुलेटर था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता है। लेकिन जैसे ही अगर आपने इसकी जो प्रॉपर्टी है पोलर है, तो ये पोलर टाइप का है, आपने जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, यहाँ संरेखित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पोलराइजेशन जो वेक्टर जो होता है P, वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि जो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, तो ये लीनियर आइसोट्रोपिक हो जाएगा और इसके लिए हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू काई E, काई जो है वो एक कांस्टेंट है। ओके, जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है कि सब्सटेंस कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारा हमारा हुआ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे पहले हम घर पे हैं, अपने हिसाब से अब हर किसी रूम में जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी और जगह जाते हैं तो हम एक डिसिप्लिन में रहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये सारे अलाइन हो जाएंगे। तो ये सारी कंडीशंस आपकी कहलाती है पोलराइजेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो गया, यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया। ये पोलराइजेशन अब नॉन पोलर में भी होगा, अब हम उसे देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस की, जो कि क्या होते हैं, जिसमें डाइपोल की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट अलग अलग नहीं होता। जैसे हमने एक नॉन पोलर में हम इस तरीके से मानेंगे कि ये सब्सटेंस कैसा है, नॉन पोलर है ना, पूरा एक मॉलिक्यूल है हमारा। तो अब आप देखिए कि जैसे ये जो सब्सटेंस है वो कैसा है, अभी नॉन पोलर है। नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें कि अलग अलग पोल्स नहीं होते हैं, ना तो पॉजिटिव पार्ट अलग से होता है, ना ही नेगेटिव पार्ट अलग से होता है। वो पूरा जो मॉलिक्यूल है वो अपने ही उसी फॉर्म में होता है जैसे न्यूक्लियस और उसमें, तो हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव शो कर सकते हैं, पॉजिटिव फॉर न्यूक्लियस और नेगेटिव फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर ये जो है अध्रुवीय अणु का अगर हम एक चित्र बना रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सारे अपने हिसाब से अरेंज है। कब तक अरेंज है, जब तक कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड
नहीं है ना, कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं। लेकिन जैसे ही अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में या बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इसमें पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में अलग अलग सेट हो रहे थे उसी तरीके से ये भी सेट हो जाते हैं। तो उसे हम, इस कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन के लिए हमने इसको हम इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, और फिर यहाँ पर जैसे पहले था उसी तरीके से ये सारे अरेंज हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। तो ये होता है हमारा पोलराइजेशन। तो इसका मतलब अगर पोलर है या नॉन पोलर है ना, दोनों ही कंडीशन पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो वो डाइपोल बन जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं या संरेखित हो जाते हैं या अपने आप को सेट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन को हम पोलराइजेशन कहते हैं। और जो पोलराइजेशन वेक्टर P जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है, और उससे हम कहते हैं आइसोट्रोपिक, लीनियर आइसोट्रोपिक, रेखिक संदेशिक परावैद्युत परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। P इज प्रोपोर्शनल टू E, जो कि हमने अभी अभी किया था। अब जनरली हमारा टॉपिक ये नहीं था, हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, है ना, विद्युत धारिता, जो हमारे चैप्टर का नाम है। हमने इसको पहले इसलिए पढ़ा क्योंकि जब हम विद्युत धारिता को या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे तो उसकी अलग अलग कंडीशन में हमें इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यूज करना है, इसलिए हमने इसको पहले से स्टडी कर लिया है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे, चलो इसको तो हटाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, है ना, विद्युत धारिता, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, उसकी क्या वैल्यू होती है, वो कैसा होता है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसका नाम है विद्युत, हिंदी में विद्युत धारिता। चलो इस नाम की बात बाद में करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, हमने अभी लास्ट हमारे जो चैप्टर्स हैं उनमें हमने ये देखा कि जब भी किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल के रूप में सेव हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। तो हमने क्या किया, जो भी हमारा वर्क डन था किसी भी चार्ज को, जैसे हमारा कोई भी फील्ड है इसमें पहले से ही प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, अब इस प्लस क्यू चार्ज के बाद हम और यहाँ से इनफाइनाइट से एक प्लस क्यू चार्ज, 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से उसको चार्ज कर रहे हैं इस सरफेस को। तो अगर हमें यहाँ से चार्ज को इस सरफेस तक लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा रिपल्सन फोर्स, क्योंकि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इस फोर्स के अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वर्क किस फॉर्म में सेव होता है, पोटेंशियल के फॉर्म में। ठीक है, अब हम यहाँ से चार्जेस को लाके इसमें इकट्ठा करते जा रहे हैं, मतलब हम किसको इंक्रीज कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द चार्ज, हम इसमें आवेश के मान में वृद्धि कर रहे हैं। आवेश बढ़ता जा रहा है, मतलब हमें ला के क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे फोर्स ज्यादा बढ़ता जाए, देखो जैसे कोई एक यहाँ पर जो हमारे पास, जैसे हम एक गोला मान लेते हैं जिसमें हम चार्ज को रखते जा रहे हैं, अब जैसे अंदर चार्ज बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स वो रिपल्सन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस से प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो ये चार्जेस क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, और इसमें हम और प्लस ला रहे हैं, है ना। तो ये जो प्रतिकर्षण बल है, ये फोर्स कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये फोर्स बढ़ता जा रहा है तो हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो हमारा पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। इसका डायरेक्टली मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जा रहा है ना। इसका मतलब चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल के। वापस देख लो कि हम अगर किसी सरफेस को चार्ज कर रहे हैं, बाय द पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं या नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, इनफाइनाइट से चार्ज को लाके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना हो रहा है। और अगर हम रखते जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, रिपल्सन, कूलॉम रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि ये भी चार्ज पॉजिटिव है और अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और अगर जो भी फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ रहा है तो वो किस फॉर्म में सेव होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। आवेश जो होता है वो विभव के समानुपाती होता है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनल हम यूज करते हैं तो प्रोपोर्शनल को जब भी हटाते हैं तो एक साइन कांस्टेंट आता है, तो यहाँ हमारा कांस्टेंट हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू CV। और ये C क्या होता है,
कैपेसिटेंस होता है। जो हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं ना, धारिता, यही ये C होता है। दैट मीन्स अगर हम C की वैल्यू निकालना चाहें तो C इज इक्वल टू Q/V, है ना। तो यही हम चाहते थे, इंक्रीज करना। इसका मतलब अगर इस वर्ड को तोड़ा जाए, कैपेसिटेंस मतलब इट इज फॉर्म बाय द वर्ड कैपेसिटी। धारिता एक वर्ड है जिसको धारण करने से लिया गया, मतलब कि कोई चीज किसी जो चार्ज है वो कितना एक्सेप्ट कर पा रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है उस चार्ज को इकट्ठा करने की, वो कहलाता है उसका कैपेसिटेंस, है ना। कि उसकी कैपेसिटी कितनी है कि कितने चार्जेस दिए। ऐसा थोड़ा ना है कि एक सरफेस दिया हो, उसमें चार्ज भरते जा रहे बढ़ते जा रहे, है ना। एक डिब्बा जो भी होगा, अगर उसमें सामान रखना है तो उसकी एक कैपेसिटी होती है ना, कि वो हम कैपेसिटी निकालते हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं। उसी तरीके से जब अगर हम एक कोई भी सरफेस है उसमें अगर हम चार्ज को इंक्रीज करना है, तो चार्ज इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी, है ना। तो चार्ज के जो वैल्यू है वो क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। वो कितना चार्ज को स्टोर करता है ना। इसलिए इसका नाम क्या है, कैपेसिटेंस। द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्जेस, टू इंक्रीज द चार्जेस इन दैट सरफेस। कोई सा भी सरफेस हो उसमें वो कितना चार्ज को बढ़ा सकता है, उसका जो मान होता है उसे हम कहते हैं धारिता या फिर कैपेसिटेंस। धारिता नाम क्या रखा गया है, कितना धारण कर सकता है, कितना गेन कर सकता है ना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के नामों से आपको इसका जो मीनिंग है वो पता चल जाएगा। उसका मतलब हो जाएगा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि धारिता को, किसी भी चार्जेस को कितना ज्यादा गेन कर पा रहा है या कितना उसकी वैल्यू हो रही है ना। तो हमने पढ़ा C इज इक्वल टू Q/V। Q क्या है, चार्ज, जिसको हम नापते हैं गुलाम में, है ना। यहाँ पे मैं गुलाम को COU लिख दूं तो ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस का सिंबल भी C होता है। ओके, और V क्या होता है, वोल्ट। तो इसकी मतलब यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा, गुलाम प्रति वोल्ट, और जिसको हम डिनोट करते हैं 1 फैराड। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें, है ना, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं C इज इक्वल टू Q/V की। अगर हमारे पास V की वैल्यू 1 हो जाए, यहां से हम देखें कि अगर इफ V की वैल्यू 1 वोल्ट हो जाए, उस कंडीशन के लिए C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। इसका मतलब अगर कोई आवेश, मतलब कोई पृष्ठ है, उसके अगर विभव के मान को 1 वोल्ट के बढ़ाने के लिए जितना चार्ज होता है, जितना जो आवेश होता है, वो उसकी धारिता के बराबर होता है ना। टू इंक्रीज द voltage of a surface by 1 volt, the gain charge is equal to the capacitance. Okay. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, एक तो इसके नाम से लिखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या थी इसकी डेफिनेशन, कि जो अगर कोई भी चालक है ना, कोई भी कंडक्टर है, वो कितना आवेश ग्रहण करने की क्षमता, चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, है ना। द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू गेन द चार्जेस और टू कलेक्ट द चार्जेस, है ना। कैपेसिटी ऑफ कलेक्ट द चार्जेस। तो फर्स्ट डेफिनेशन आप इससे दे सकते हैं इसकी, और सेकंड डेफिनेशन आप इससे दे सकते हैं कि इफ वोल्टेज द कैपेसिटेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना। C इज इक्वल टू Q है ना, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज टू इंक्रीज इट्स वोल्टेज बाय 1 वोल्ट। इस मतलब उस आवेश की मात्रा के बराबर होता है जो इसके वोल्टता में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। ओके, तो ये दोनों इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हमेशा क्या निकालते हैं, जैसे इसकी यूनिट जो हमने निकाली थी 1 फैराडे, वो क्या किसकी बराबर होती है, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो अगर 1 फैराडे क्या होगा, तो जब वोल्टेज 1 वोल्ट की इंक्रीज करते हैं तो जो चार्ज 1 कूलम जो चार्जेस होता है, मतलब या फिर इन दोनों का जो रेशियो होता है 1 कूलम बाय 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराडे। और अगर हम इसकी डायमेंशन देखना चाहें, है ना, पहले चार्ज की डायमेंशन लिख देंगे ऊपर A1 T1 और फिर वोल्टेज की जो यूनिट लिख देंगे। उसके बाद जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे M-1 L-2 T2 A1,
एक सेकेंड मैं इसको चेक कर लेती हूँ। T4A2 है, सॉरी। तो ये तो हुआ इसका यूनिट डायमेंशन और इसके लिए। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और है इसी के लिए कि अगर हम किसी सिस्टम के लिए जो कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कोई सिस्टम है उसके लिए हम कैपेसिटेंस निकालना चाहे, ठीक है, तो उसके लिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विलगित निकाय के लिए, विलगित गोले के लिए, गोलीय चालक के लिए, है ना, हम निकाल रहे हैं विलगित गोलीय चालक के लिए धारिता का मान वो कितना होगा। ठीक है, तो हमने एक गोला ले लिया है, एक स्फीयर लिया है जिसकी रेडियस कितनी है r है और इसको हमने चार्ज दिया है q, और इस कंडीशन के लिए हमें इसके लिए क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि गोले के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, kq/r, और इसको और भी लिखना चाहते हैं इस तरीके से लिखते हैं, k की वैल्यू पुट करके 4πε0 q और ये r। अभी हमने देखा कि हमारा जो C जो होता है कैपेसिटेंस होता है C = Q/V, यही होता है। अगर हम इस V की वैल्यू से पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, Q/4πε0 r, वैल्यू आ गई 4πε0 r C। तो यहाँ हमें डायरेक्टली देखने से ही पता चल रहा है, देखो हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था C = Q/V। ठीक है, इससे यहाँ हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि जो कैपेसिटेंस जो है वो ना ही Q पर डिपेंड कर रहा है ना ही V पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है 4πε0 r, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। मतलब ये जो गोला लिया है उसकी त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अनुक्रमानुपाती है। और अगर इसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ना ही ये चार्ज पर डिपेंड कर रहा है ना ही ये विभव पर डिपेंड कर रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी त्रिज्या पर। इसका मतलब क्या हुआ, आकार, शेप एंड साइज, है ना, आकार और आकृति पर निर्भर करता है। जो धारिता का जो मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, आकार और आकृति पर इसका मान निर्भर कर रहा है, ना ही चार्ज के मान पर निर्भर कर रहा है ना ही वोल्टा के मान पर निर्भर कर रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है इसकी त्रिज्या के, कि जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी सी का मान बढ़ता जाएगा। पर ये क्या संभव है कि जैसे त्रिज्या बढ़ती जाए तो सी का मान बढ़ता जाएगा? त्रिज्या हम कितनी बढ़ा सकते हैं, एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं ना। तो जब हम ये एक चीज एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं तो फिर इसमें हमें एक चेंजेस करने पड़ते हैं, तो हमें उसके लिए हम बनाते हैं संधारित्र, कैपेसिटर्स बनाते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर्स बनाने का सिद्धांत भी इसी बात पर निर्भर करता है कि इसकी जब त्रिज्या को हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं और हमें ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, मतलब धारिता ज्यादा चाहिए, तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे। ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में, कर लीजिएगा। और एक बार और देख लीजिए आप लोग कि सी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, 4πε0 r की आ रही है। अच्छा, यहाँ एक चीज और है कि जो एप्सिलॉन नॉट हमने क्या लिया है, कौन सा माध्यम है यहाँ पर, है ना, तो ये अगर यहाँ पर हमारा निर्वात होता है ना, वैक्यूम होता है, तो हमने ले लिया एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर इसी तरीके से हमारे पास मीडियम जो हो वो कोई और मीडियम हो और उसकी परावैद्युतांक या इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर एप्सिलॉन r है, तो सी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा 4πε0 एप्सिलॉन r और r। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, तो जनरली कभी भी छोटे से मतलब एक नंबर में पूछा जा सकता है और डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ऑन विच वैल्यू द कैपेसिटेंस डिपेंड्स, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। उसके शेप और साइज पर डिपेंड करता है, क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि फॉर्मूला तो हमने वहीं से डिराइव किया है, C = Q/V, पर डिपेंड किस पे करता है, उसकी शेप एंड साइज पे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।